सीबीबीकल आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा शास्त्र में 100 में 100 नंबर पाने के लिए क्या करें, किस प्रकार से तैयारी करें, आज के इस मॉडल पेपर के जरिए सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिक्षा शास्त्र 2026 के पेपर में आपको कैसे आएगा पेपर, इस मॉडल पेपर के जरिए सब कुछ कन्फर्म हो जाएगा। सबसे पहले पेपर पैटर्न आप देख लीजिए, सेम टू सेम हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 से लेकर 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसका उत्तर आपको एक लाइन में देना होता है, क्योंकि इसका उत्तर निश्चित होता है, इसीलिए इसे निश्चित उत्तरीय प्रश्न कहा गया है। इसके बाद 7 से लेकर 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर 25 शब्दों में आपको लिखना होगा। फिर 13 से लेकर 18 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, इसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होगा। फिर प्रश्न संख्या 19 से लेकर 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, और प्रत्येक उत्तर को 250 शब्दों में लिखना होगा। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? तो भारत में पहला विश्वविद्यालय खोला गया था कलकत्ता में, बनारस में, या फिर जो है आगरा में, या फिर मुंबई में। करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पहला जो भारत में विश्वविद्यालय खोला गया था, ये खोला गया था कलकत्ता में। राइट आंसर इसका कलकत्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय मिशन साक्षरता जो अभियान है, ये 1948 में, 1966 में, 1953 में, या फिर 1986 में। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1986 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे? विहार में, गुरुकुल में, स्कूल में, या फिर मदरसा में। राइट आंसर इसमें हो जाएगा, वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की जाती थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता की मापने का पैमाना क्या है? यहाँ पैमाना पूछा है, अगर यंत्र पूछता तो सीस्मोग्राफ हो जाता, लेकिन यहाँ पे यंत्र नहीं बल्कि पूछा है पैमाना। रिक्टर स्केल, न्यूटन स्केल, पास्कल स्केल, या फिर एसआई स्केल। इसमें राइट आंसर होगा रिक्टर स्केल, भूकंप तीव्रता मापी जो है पैमाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, बालक को चाटा मारना निम्नलिखित में से किस प्रकार का दंड कहलाता है? अगर किसी टीचर के द्वारा बालक को चाटा मारा जाता है, तो ये शारीरिक सामाजिक दंड है, आर्थिक दंड है, मनोवैज्ञानिक दंड है, या फिर शारीरिक दंड है। सामाजिक दंड वो होता है जो समाज के द्वारा दिया जाता है, और आर्थिक दंड वो होता है जो किसी पर कुछ पैसे का शुल्क लगाया जाता है, वो आर्थिक दंड होता है। मनोवैज्ञानिक दंड का मतलब ये होता है किसी को उल्टा सीधा बोल देना, और वो मानसिक अपने मन में कुछ उल्टा सीधा सोचे तो वो मानसिक दंड हो जाएगा। और किसी को मारना पीटना, उसको शरीर में चोट पहुंचाना, ये सारे दंड होता है। तो बालक को चाटा मारा गया है, ये सारे दंड के अंतर्गत कहलाता है। तो दोस्तों ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की। निश्चित उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आपको जो है 10 शब्दों में आंसर देना होता है, और यहाँ पे आपको एक प्रश्न के लिए जो है एक नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, किसने कहा था, किसने कहा था ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है? ये किसने कहा था, ये आपको आंसर देना है। तो ध्यान रखेंगे, क्रो एंड क्रो, ठीक है, दोनों पति पत्नी थे, क्रो एंड क्रो, ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें, क्रो एंड क्रो, ठीक है, लिखेंगे इसमें क्रो एंड क्रो हो जाएगा। फिर यहाँ पे एशियंट विजडम किताब के लेखक कौन है? ये निश्चित उत्तर है, तो इसी प्रकार से आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे एशियंट विजडम के जो लेखक हैं वो है एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएगा।
तो आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे एनी बेसेंट। ठीक है, इस प्रकार से आंसर देना होता है। नेक्स्ट है कुछ प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखिए। तो आपको पता होगा बहुत सारे प्राकृतिक आपदा का नाम आप लिख सकते हैं। भूकंप लिख सकते हैं, ठीक है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। फिर इसके बाद ज्वालामुखी ले सकते हैं, ज्वालामुखी भी एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ ले सकते हैं, बाढ़ एक जो है प्राकृतिक आपदा है। सूखा भी ले सकते हैं, सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 लिख देंगे तब भी काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पे जो ये पुस्तक है अ माइंड दैट फाउंड सेल्फ की पुस्तक जो लेखक है वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्लिफोर्ड, ठीक है, इनका नाम है क्लिफोर्ड बियर्स। क्लिफोर्ड बियर्स जो है इनका नाम है, जो ये पुस्तक लिखे थे। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोठारी आयोग को और किस नाम से जाना जाता है। तो कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। अब आगे बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से पूछा जाएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर 25 शब्दों में देना होगा और यहाँ पे जो है 4 अंक आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आइए समझते हैं इसको, काफ़ी बढ़िया नंबर मिलेगा आपको यहाँ पे। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा की दो देशों की विवेचना कीजिए। तो वैदिक काल के 2 देशों की विवेचना करना है, कोई भी एक देश लिख सकते हैं। तो वैदिक काल के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, वैदिक काल में आप पहले तो भारत का नाम लिखेंगे ही, ठीक है, पहले भारत का नाम ले देंगे। 2 देशों का नाम लिखना है, 2 देश का नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे दूसरा चीन लिख सकते हैं, नेपाल लिख सकते हैं, भूटान लिख सकते हैं। तो वैदिक काल में 2 देश का नाम लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन होता है, ठीक है, मोटिवेशन। अब यहाँ पे अभिप्रेरणा शैक्षिक उपयोगिता में यानी मोटिवेशन की क्या उपयोगिता है शिक्षा में, ये आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। अगर आपको मोटिवेशन डाउन हो जाए, आपका जो है जो मनोबल है वो कम हो जाए और आपको कोई कह दे कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम अच्छे नंबर से पास हो सकते हो या तुम टॉपर बन सकते हो, यानी आपका मोटिवेशन कोई डाउन कर दे, तो कहीं न कहीं आपका भी मनोबल जो है वो गिर जाएगा और आप जो है जो मेहनत करेंगे वो भी कम कर देंगे। तो इसीलिए मोटिवेशन शिक्षा में बहुत उपयोगी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन हमारे ज़िंदगी में। इस प्रकार से आप इसके बारे में ले सकते हैं। और आगे बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट है आप पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो देखिए, इसमें जो पर्यावरण है ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इतना प्रदूषण फैल रहा है, तो प्रदूषण ना हो इसके लिए शिक्षा जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो इसका ज्ञान देना लोगों को, इसके बारे में आप बता सकते हैं। जो भी समस्याएं पर्यावरण से संबंधित मतलब समस्याएं सामने आती हैं उसका निराकरण कैसे किया जाए, उसका उपाय कैसे किया जाए, समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य बिंदु क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लिखा गया है, तो ब्लैक बोर्ड आपके टीचर आपको पढ़ाते होंगे तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते होंगे। अब तो व्हाइट बोर्ड चलने लगा है, डिजिटल बोर्ड चलने लगा है, लेकिन पहले बोर्ड कैसे था? ब्लैक बोर्ड था। तो ब्लैक बोर्ड पे आपको जो पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उनके द्वारा जो है जो आपको ज्ञान दिया जाता है उसके बारे में मुख्य बिंदु आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक आपदा वो होती है जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, बाढ़ के बारे में, इसके बारे में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्य बताइए। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है? आप पूरी तरह से कोई आपको चिंता ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई दिमाग में ऐसे
अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य बताइए। देखिए मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये है कि भैया आप अपने मन से, अपने दिमाग से पूरी तरह से स्वस्थ हो, कोई टेंशन ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई तनाव ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो ये मानसिक स्वास्थ्य हो गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भाई ये है कि अगर आपका मन सही रहेगा, आपको कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो भैया स्वस्थ रहेंगे तो आप पूरी तरह से अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, आगे ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसका उद्देश्य आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की। बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की। लघुत्तरीय प्रश्न जो है आपको यहाँ पे 50 शब्दों में आंसर देना होगा। 50 शब्दों का मतलब कम से कम एक पेज में इसका आंसर देंगे तब पूरा नंबर मिलेगा। 1 से 1.5 पेज में इसका आंसर आप पूरा लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है व्यक्तित्व की मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन के किन्हीं 2 महत्व पर चर्चा कीजिए। बुद्धि और द्विखंड तत्व सिद्धांत के बारे में लिखिए। प्रेरणा के लक्षण क्या हैं, संक्षेप में लिखिए। जनसंख्या शिक्षा की समस्याएं क्या हैं, विवेचना कीजिए। बाढ़ के कारण और प्रभाव का वर्णन कीजिए। कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन सभी का उत्तर जो है आपको मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं। यहाँ पे पहले एक बार पेपर पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ लें किस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपको 10 नंबर मिलेगा और 250 शब्दों में इसका आंसर देना होगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन पर संक्षिप्त निबंध लिखना है, काफ़ी लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो अथवा करके दिया रहेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उपलब्धि परीक्षण के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। बुद्धि एवं उपलब्धि परीक्षण के अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से इसको भी ले सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके दिया रहेगा। जैसे बाढ़ के कारण की विवेचना कीजिए। बाढ़ के कारण नुकसान जो होता है उनके उपाय भी बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है रुचि का अर्थ को स्पष्ट कीजिए। विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन कीजिए। यानी रुचि इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा करके ले सकते हैं। अधिगम को परिभाषित कीजिए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल जो है आप कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार से जो है आपको आंसर चाहिए, PDF के रूप में चाहिए या फिर लिखित रूप में चाहिए, किस प्रकार रूप में चाहिए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।